हे गाइस, दिस इज़ माहिर एंड मैं आ चुका हूँ अपने डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी के सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सेक्शन सी के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर चैनल के कम्युनिटी पे, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड अगर आपने इसके सेक्शन ए एंड बी के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना कि लिखने का स्टाइल कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, सेक्शन सी। हाँ, तो सेक्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ये कंटेन करता है क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन 23 तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो की लिंक पे, आई मीन डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल के कम्युनिटी पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x - 4y, जो इन सब से सब्जेक्टेड है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा इस तरीके से लिखनी है बातें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा सब्जेक्टेड टू ये टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में सबसे पहले एस नंबर इनइक्वालिटीज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पॉइंट्स ऑन लाइन चेक पॉइंट एंड वेदर द चेक पॉइंट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो वो हमें देखना है। इनइक्वालिटीज मैंने लिख दी यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो गई, x - 2y इज इक्वल टू 0 माइनस का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स ऑन लाइन देखेंगे कैसे हमें मार्क करने हैं। अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख देता हूँ तो y अगर मेरा 0 होगा तो ये वाली पूरी टर्म 0, तो x मेरा 0 आ जाएगा। तो 0,0 से अगर लाइन पास करती है तो बेसिकली हम वहाँ पे चेक पॉइंट नहीं लेते हैं, इसलिए मैं कोई और पॉइंट देखता हूँ यहाँ पे ले सकता हूँ या नहीं। y को मैं 1 रख देता हूँ। अगर x - 2 इज इक्वल टू 0 है तो x 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2,1। y को अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 4,2। y अगर मेरा 2 है तो 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखूँ मैं चेक पॉइंट, अब मैं यहाँ पे 0,0 रख सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करा करो कि चेक पॉइंट आप 0,0 ही रखो, उससे पता लगाने में आसानी रहेगी। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ऐसा पॉइंट ले लेते जो इससे ही पास हो रहा होता, वैसे तो ये लाइन भी आई गेस, हाँ ये वाली लाइन भी 0,0 से ही पास होगी वैसे तो, इसलिए आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ पे चेक पॉइंट ये लेना चाहिए। तो उसके लिए हम कोई और नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 6,0 ले लेंगे। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि 0,0 रहे, 6,0 या फिर 0,6। एक या तो एब्सिस्सा या तो ऑर्डिनेट आपका 0 होना चाहिए, बाकी आप कोई भी इंटीजर ले लो। ठीक है, जो उससे ना पता लगाने में आसानी रहती है। कोई और अगर आप नंबर लोगे तो आप ग्राफ में प्लॉट ही करते रह जाओगे, उससे गलत प्लॉट हो गया तो हो गया काम फिर तो कोशिश करो या तो एब्सिस्सा या फिर ऑर्डिनेट 0 हो, एक कम से कम 0 होना चाहिए, बाकी और कोई नंबर इंटीजर चलेगा। चेक पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला देखिए तो -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x मेरा फ्रैक्शन आएगा जो मुझे नहीं चाहिए। y को मैं अगर 1 रखता हूँ, लेट्स से y अगर मेरा 1 है तो 4 - 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो एक पॉइंट आ गया -1,1। ठीक है, y 1 है। चलो मैं इसको फिल करके दे देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा टेबल बन गया। पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड चेक पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिए। x इज इक्वल टू 0 मेरा कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस, तो मैं यहाँ पे y एक्सिस लिख लूँगा, इधर x एक्सिस लिख लूँगा और ये खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, यहाँ पे तो 6,0 है, तो 6,0 आप यहाँ पे डाल के देख लो। तो 6 - 0 यानी कि 6 क्या लेस देन होता है 0 के? नहीं, 6 तो बड़ा होता है 0 से, तो ये वाला चेक पॉइंट रिजेक्ट हो गया। 0 यहाँ पे डाल के देखें तो 0 छोटा होता है 4 से, तो ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे 0 डाला तो 0 छोटा होता है 6 से, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया और इनकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एक टेबल तो ये बनता है, टैबुलर फॉर्म में करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा ही लगेगा और अच्छा ही रहेगा। ठीक है, एक टेबल इसमें और बनता है जो होता है आपके कॉर्नर पॉइंट्स जो हमें ग्राफ से मिलते हैं।
एंड वैल्यू ऑफ जेड, जेड यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमें मैक्सिमाइज भी करना है मिनिमाइज भी करना है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि 5 मार्क्स का आता है, फॉर श्योर आता है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं ग्राफ में। तो ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये मेरी पहली लाइन है विच इज़ x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और ये मेरी एक लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये है y माइनस 3x इज़ 4, और ये y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, जो कि दोनों एक्सिस है। एक मैंने चेक पॉइंट यहाँ पे लिया है 6,0। 6,0 किसके लिए लिया है? x माइनस 2y के लिए। विजिबल है, x माइनस 2y के लिए मैंने लिया है 6,0। तो x माइनस 2y के लिए 6,0 ये है। अब मैंने देखा कि ये इसको रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि 6 जो है वो छोटा नहीं होता 0 के, तो मतलब इस तरफ नहीं आएगा रीजन, उस तरफ जाएगा। तो ये सारी शेडिंग मैं किस तरफ कर दूंगा? उस तरफ कर दूंगा। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं तो 0,0 यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, विच इज़ माइनस 3x प्लस वाई वाली लाइन, यानी कि y माइनस 3x वाली लाइन, और 0 इस तरफ आता है तो इसके एरो सारे इस तरफ बनेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एंड इसके लिए भी ओरिजिन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि 0 इज़ लेस दैन 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मेरी ये वाली लाइन है, और इसके लिए ओरिजिन सिलेक्ट हो गया, मतलब ओरिजिन की तरफ वाली लाइन सिलेक्ट हो गई है। तो ये सारे एरोज इस तरफ बन जाएंगे। ठीक है, नाउ एक है मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 ये था, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सारे के सारे राइट हैंड साइड पे होंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड y इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर अपवर्ड्स होंगे। ठीक, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड हमने इस ग्राफ में देखा कि जो हमारे सारे पॉइंट्स जिस डायरेक्शन की तरफ एरो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन की तरफ सारे पॉइंट कर रहे हैं, वो एक अनबाउंडेड रीजन है। सो हेयर वी गेट एन अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। एंड जब भी हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन मिलता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अभी देखते हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन का मतलब क्या है कि ये सारा मेरा सॉल्यूशन है, जितना भी है ऊपर, जितना भी ग्राफ है। ठीक है, एंड उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे ना इसके कॉर्नर पॉइंट चाहिए होंगे, जो इसके फिजिबल सॉल्यूशन जो अनबाउंडेड आया इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है। तो इस ये देखो, ये यहाँ से बाउंड हो रखा है, मतलब है ना, तो इसका एक कॉर्नर पॉइंट तो 0,4 है। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट इसका 0,0 है, एंड एक कॉर्नर पॉइंट इसका हमें आगे जाके मिलने वाला है। तो अगर हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं अपनी इस लाइन को, तो मुझे जाके मिलेगा सॉल्यूशन रीजन, मुझे मिल रहा है 12,6 पे। 12,6 पे मुझे मिल गया है अपना सॉल्यूशन रीजन, सॉरी कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मुझे 12,6 पे मिल गया है। ठीक है, तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट मैं उस टेबल में भरता हूँ, फिर देखते हैं कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पॉइंट्स भरे। एक कितना आया था? 0,4, 0,0 एंड 12,6। तो 0,4 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 0,0 तो पहले तो 0 ही हो जाएगा। 0,4 पुट किया तो -16 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड 12,6 करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 माइनस का 24, तो 36 माइनस 24 कितना होता है आपका? 12। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे लिखना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी गेट एन अनबाउंडेड solution region, since we get an unbounded solution region, we check whether
द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 3x माइनस का 4y हैज़ मिनिमम वैल्यू देन -16 अदर देन -16 देख रहे हो, इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या -16 से भी छोटा हो सकता है उसकी वैल्यू, और वो हम कैसे चेक करेंगे, बाय प्लॉटिंग 3x माइनस 4y लेस देन 16 -16 लेस देन इक्वल टू माइनस का 16। तो हम ये देखेंगे क्या इसकी वैल्यू इससे छोटी भी हो सकती है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली वी चेक वेदर द रीजन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू अदर देन 12 बाय प्लॉटिंग, और ये कैसे चेक करेंगे हम, बाय प्लॉटिंग 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो ये सब हम प्लॉट करते हैं एंड देखते हैं अगर तो मेरा इन दोनों को प्लॉट करके जो भी पॉइंट जिस डायरेक्शन पे भी ये पॉइंट करेंगे, तो अगर उस डायरेक्शन में अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन रीजन की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे, तो हम बोल देंगे कि भाई जो इसका सॉल्यूशन रीजन है एंड जो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है वो दोनों में जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई उनकी डायरेक्शंस एंड वो कॉमन पॉइंट हमें मिल गए दोनों ही ग्राफ के लिए, तो हम बोल देंगे कि इसकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, बिकॉज इसके अलावा भी कोई और वैल्यू हो सकती है जो हम ग्राफिकली नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट करता हूँ। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -16 का। अगर मैं इसका चेक पॉइंट 0,0 रखूँ तो 0 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू -16 से बड़ा होता है 0, तो इसकी ये वाली डायरेक्शन ना होके इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली हो जाएगी। एंड अगर आप देखो तो हमारे फीजिबल सॉल्यूशन रीजन के साथ इसका सॉल्यूशन रीजन क्लैश कर गया ना दोनों सॉल्यूशन रीजन, तो हम बोल देंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें जिसका ग्राफ बना है ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो 12,6 से पास हो रही है, ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 की लाइन है। तो अगर ये मैं देखूँ इसमें अगर मैं 0,0 पुट करता हूँ इसमें, तो 0 12 से बड़ा नहीं है, मतलब इसकी वो वाली साइड ना होके इसकी साइड हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, तो मतलब इसके एरोज सारे इधर बन रहे हैं, और अगर आप साफ साफ देखो तो इसके एरोज बिल्कुल भी सॉल्यूशन रीजन के पास तक भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन के साथ इसके सॉल्यूशन रीजन क्लैश नहीं कर रहा है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 ही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ अब। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सिंस द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 16 हैज़ द कॉमन पॉइंट विद दैट ऑफ द सोल्यूशन रीजन दैट इज अनबाउंडेड हेयर। कॉमन पॉइंट थे ना इसके ग्राफ और सोल्यूशन रीजन के बीच, तो हमने बोल दिया कि जो z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, बट ऑन द अदर हैंड देयर लाइज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द फिजिबल रीजन एंड द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सो वी से दैट कि जो z मैक्सिमम है वो 12 है, विच अकर्स एट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही आएंगे एग्जामिनेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर ही ऐसा है कि या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आए हमें आने चाहिए।
ठीक है, और हमें आएंगे। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन एंड ये इसका ग्राफ था, जिसको आप देख सकते हैं अगर ये पूरा फ्रेम में आ रहा है ग्राफ। जैसे भी क्वेश्चन आए, डिफ़िकल्ट या फिर इजी, हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए और हमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x - 4y, उसकी जो वैल्यू थी वो -16 पे पहले मिनिमम आ रही थी एंड 12 पे मैक्सिमम आ रही थी। तो हम -16 से कम की वैल्यू देखना चाहेंगे। कम की वैल्यू अगर हमें देखना चाहते हैं तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा लेस देन -16 का। ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा एंड इधर भी ग्रेटर देन 12 का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। ठीक है, तभी तो पता लगेगा ना कि 12 से क्या कोई बड़ी वैल्यू भी आती है इसकी, क्या कोई सोल्यूशन रीजन ऐसा है जो उसकी बड़ी वैल्यू पे भी आएगा, उससे भी बड़ी वैल्यू दे सकता है 12 से भी, और -16 से भी छोटी वैल्यू दे सकता है ना। तो उस केस के लिए हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ प्लॉट करे इनकी इक्वेशन यूज़ करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 मेरा कह रहा है कि अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ 2 प्लांट्स X एंड Y। प्लांट X इतना मैन्युफैक्चर करता है कार्स को, प्लांट Y इतना। 80% एंड 90% आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। कार इज़ चूजन एट अ रैंडम एंड इज़ फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट एक्स, हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कार इज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो हम ये देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है कि अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के पास 2 प्लांट्स हैं। तो हम लिख लेते हैं प्लांट्स। एक प्लांट है एक्स, एक प्लांट है वाई। ठीक है, प्लांट एक्स एंड वाई मैन्युफैक्चर करती है एंड इन दोनों में से ही हमें स्टडी करना है इनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो प्लांट एक्स है ना, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो प्लांट एक्स है वो मैन्युफैक्चर करता है 70% कार। तो हमें नंबर ऑफ़ कार्स तो पता नहीं है, तो हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ कार्स बी 100, जिसमें से प्लांट एक्स करता है 70% कार, मतलब 70% ऑफ 100, मतलब 70 गाड़ियाँ तो प्लांट एक्स ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो प्लांट्स जो एक्स है वो कितनी मैन्युफैक्चर करता है? 70 कार। तो यहाँ पे मैं 70 लिख सकता हूँ, 70% कार। टोटल कितनी है? 100। तो प्रोबेबिलिटी की ये एक्स मुझे मिल गई। किसका मिला? प्रोबेबिलिटी की जो कार है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई है फ्रॉम द प्लांट एक्स, तो वो कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने? 70% ऑफ 100, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 100, तो 70/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी की द कार वॉज प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट वाई, तो वो कितना हो जाएगा? 30/100। फेवरेबल आउटकम विच इज़ 30% ऑफ 100 एंड टोटल आउटकम 100 है यहाँ पर। 80% कार जो है प्लांट एक्स की वो रेटेड है एट स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी को हम इवेंट ए बोल देते हैं। ठीक है, प्लांट एक्स को हम इवेंट E1 बोल देते हैं और इसको इवेंट E2 बोल देते हैं कि लेट। तो इसको हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये सारा मैंने स्टेटमेंट में लिख लिया कि लेट द नंबर ऑफ कार 100, इवेंट दैट प्लांट एक्स हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द कार बी E1, लेट द इवेंट दैट प्लांट वाई हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द कार बी E2 एंड लेट द इवेंट दैट द प्रोडक्शन वॉज स्टैंडर्ड बी ए। तो ये सारे मैंने इवेंट यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब E1 मेरी चूज़ हो चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन होगी? मतलब प्रोबेबिलिटी की स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन होगी सच दैट कि E1 इवेंट हो चुका है। तो वो कितनी दे रखी है? वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 80%। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 80% ऑफ 100 यानी कि 80 अपॉन टोटल टोटल आउटकम्स कितने 100 फेवरेबल अपॉन टोटल। सिमिलरली P ऑफ A बाई E2 कितना निकल कर आ जाएगा 90% ऑफ प्लांट Y आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 90/100। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार इज़ चूजन एट अ रैंडम और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट एक्स से निकल कर आई है। तो मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन हो चुकी है, यानी कि इवेंट ए हो चुका है, राइट, इवेंट ए हो चुका है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो x1 से निकल कर आई, और सॉरी कि वो प्लांट x से निकल कर आई है। ये प्रोबेबिलिटी तो पूछिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट x, और ये चीज़ हमें गिवन है कि वो द कार चूजन इज़ फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब ए हो चुका है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इवेंट E1 हुआ है सच दैट इवेंट ए हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम लगाने वाले हैं, बिल्कुल सही। और बेस थ्योरम हम कैसे निकालते हैं, P ऑफ E1 बाय ए हो जाता है P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 अपॉन P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाय E2। ठीक है, ये कहती है ना मेरी बेस थ्योरम, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नहीं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी E1 है और ये प्रोबेबिलिटी E2 है। ठीक है, तो बाद में हमने डिसाइड किया था ना वो, तो प्रोबेबिलिटी E1 बाय ए मेरी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे दे रखी है 70/100 इंटू ए बाय E1 है 80/100, नीचे भी हो जाएगा 70/100 इंटू 80/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखी है 30/100 इंटू, और ये दे रखा है 90/100। ठीक है, तो देखो ऊपर 7 8 ज़ा 56, तो 5600 आ गया, नीचे भी 5600 प्लस 9 3 ज़ा 2700 आ गया। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कट गई, डिनोमिनेटर इनके कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन लिए तो ऊपर न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गए, मतलब न्यूमिनेटर में जो फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गए। तो 5600 बाय ये कितना होता है 8300, ये दोनों गए, तो मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई 56/83 विच इज़ माई आंसर। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि इफ़ एट अ रैंडम अ कार इज़ चूजन एंड फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी देन इट हैज़ कम फ्रॉम द प्लांट एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है 56/83, जिसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, अगर मैं लिखूँ तो 0.6 समथिंग आएगी। ठीक है, तो आप देख लेना, तो ये आपका आंसर है। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, और अगला पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कार इज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार होगी, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए की कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो मेरे पास हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ए की, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार है, एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि या तो वो प्लांट एक्स से आई हो या तो वो प्लांट वाई से आई हो। प्लांट एक्स से आएगी तो मतलब इवेंट E1 हो गया है, एंड अगर प्लांट वाई से आएगी तो मतलब इवेंट E2 हो गया है। अब इवेंट E1 होने के लिए मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर अगर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन है वो इवेंट E1 से हुई है, तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन E1 से होने से पहले E1 को सिलेक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि E1 तो हो चुका है, तो उसके लिए पहले E1 को होना भी पड़ेगा। प्लस ये सेम चीज़ होने के लिए कि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी E2 से हो रही है तो उससे पहले E2 को होना भी पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगी, राइट। तो ये मेरा निकल कर आ गया PA, तो मतलब PA मेरा कितना आ जाएगा, देखो ये जो PA है ये एग्जैक्टली डिनोमिनेटर है इस बेस थ्योरम का,
तो बेसिकली इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं, और ये जो आपको पता ही होगा है ना, और बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। तो वो हो जाएगा 5600 प्लस 2700 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 100। ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 प्लस 27 पीछे किया था ना, 83 आ रहा था, तो 8300 बाय ये, तो ये आपका हो जाएगा 0.83 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड आपका भी सही आया होगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बिल्कुल बना सकते हो पेपर में, तो ये मत सोचना कि ये डायग्राम क्यों बनाया। एंड बेस थ्योरम के फार्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम फार्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं। तो फार्मूला लिखने के मार्क्स तो आप ले ही सकते हो, एंड आपका क्वेश्चन भी सही ही होगा तो पूरा मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे मार्क्स आपके। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेना ताकि स्टेटमेंट अच्छे से आए, एंड दैट्स इट, ये आंसर था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 मेरा कह रहा है, सॉरी 26 से पहले इसका और पार्ट भी है, तो और पार्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो इसका और पार्ट देख लेते हैं, विच इज़ आंसर 25। 3 टॉसेस हुई हैं कॉइन की, तो सैम्पल स्पेसिस कितने बन जाएंगे, हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, ये होता है ना 3 टॉसेस ऑफ कॉइन के लिए। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हेड ये सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके सैम्पल स्पेसिस में, 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि x को हम बोल देते हैं कोई भी हमारा रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है। तो लेट कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल which contains an event of number of heads in 3 tosses of a coin। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 0 होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस रैंडम वेरिएबल की, 3 हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो हेड आ रहा है वो 3 ही है। तो x 0 है, मतलब कि एक भी हेड नहीं आया 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में। 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में एक भी 0 नहीं आया, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हो सकता है एक भी 0 नहीं आया, कह रहा हूँ सॉरी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक भी हेड नहीं आया इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में, तो वो तो एक ही बार हो रहा है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एक हेड आ गया, एक हेड आ गया मतलब एक हम ये ले सकते हैं और एक ये ले सकते हैं, एक ये भी है, एक ये एक हेड है और ये भी एक हेड है ना। तो एक हेड ये, एक हेड ये, एक हेड ये, टोटल 3 टाइम्स ऐसा हो रहा है जब एक ही हेड आ रहा है इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी की मेरा रैंडम वेरिएबल 2 है, 2 हेड्स आ जाए, यानी कि 2 हेड यहाँ पे भी है, 1 2 3 एंड आगे सिर्फ 3 ही है, तो ये भी 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी की x3 हो जाए जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो तो एक ही बार आ रहा है 3 बार हेड, तो 1/8। अब इसे पीछे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो टैबुलर फॉर्म में लिख ली, एंड अब मुझे मीन निकालना है, विच इज़ द समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, मतलब एक्स आई एंड पी आई को, ये एक्स आई है ये पी आई है, इन दोनों की मुझे समीशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ठीक है, फाइन। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस ये कितना हो गया, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, 6 प्लस 3 कितना होता है, ये आ गया 12/8। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12/8 विच इज़ इक्वल टू
3/2। तो 3/2 यानी कि 1.2 मेरा निकल कर क्या आ गया, 1.5 मतलब 1.5 मेरा निकल कर आ गया म्यू की वैल्यू। ठीक है, 1.5 आ गई म्यू की वैल्यू। ओके, अब मुझे और क्वेश्चन में निकालने को मुझे बोला है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई में से हम माइनस करते हैं म्यू को, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई पी आई, पहले तो मुझे एक्स आई स्क्वायर पी आई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 4 × 3/8, एक्स आई का स्क्वायर कर दिया, पहले 2 था ना, एंड 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 9 × 1/8। ठीक है, तो वेरिएंस को हम इससे भी डिनोट करते हैं, एंड ये म्यू का भी स्क्वायर होता है। तो म्यू का स्क्वायर अगर हम करें, म्यू कितना है मेरे पास 1.5, 9/4, तो कितना हो जाएगा 12 - 9 विच इज़ 3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 मेरी वेरिएंस आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन होता कितना, अच्छा वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, और ये मेरा ये वाला वेरिएबल होता है अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा √3/2 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन लग भी रहे हैं, ये इतने छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 25 कंप्लीट। अच्छा है ना, मतलब आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपका सॉल्यूशन सही आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो मेरा कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू दिस लाइन। तो मेरे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे ये दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, एंड इस इक्वेशन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। कैसे, x+1, देखो ये -1 था, यहाँ पे क्या हो गया +1, तो x+1/2 इज इक्वल टू y -3/3 इज इक्वल टू z -1/-1। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई कार्टेशियन इक्वेशन, मैंने यहाँ से देख के लिख ली। ठीक है, और पॉइंट मुझे पॉइंट P दे रखा है 5, 4, 2, और ये पॉइंट P हमें देखना है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये एक लाइन है। ये बोल देते हैं कोई भी पॉइंट Q है जिसके वेरिएबल हमें पता नहीं है, तो हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा XYZ तो ये है ही, तो अल्फ़ा बीटा गामा बोल देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है, एंड लेंथ भी बतानी है PQ की। तो वो तो डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगी एक बार पॉइंट्स आ गए तो पॉइंट्स कैसे निकालने हैं ये देखते हैं। अब देखो, जो ये पॉइंट Q है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज़ क्लियर, राइट। इस लाइन के ऊपर अगर ये लाई करेगा, अगर ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब कि ये इस लाइन की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर ही रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो मतलब ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इसकी हर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो भाई इस पॉइंट को इसमें डालो ना, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, राइट। तो मतलब क्या है इसका कि अगर ये पूरा इक्वल है लैम्डा के इक्वल होता है ना, कोई भी एक स्केलर के इक्वल होती है ये टर्म, हम लैम्डा के इक्वल रखते हैं इसे, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा बीटा गामा डाल दूँ तो मुझे उसकी वैल्यू पता लग जाएगी लैम्डा की टर्म्स में। तो दिस इम्प्लाइज λ+1 हो जाएगा, सॉरी अल्फ़ा डाल रहा हूँ ना, α+1 हो जाएगा 2λ, एंड यहाँ बीटा डालूंगा तो बीटा -3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3λ, एंड गामा डालूँ तो गामा -1 हो जाएगा माइनस का लैम्डा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2λ - 1, बीटा आ गया 3λ + 3, गामा आ गया 1 - लैम्डा। तो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा जो पॉइंट्स थे वो आ गए 2λ - 1, 3λ + 3, 1 - लैम्डा।
ठीक है, ये तो क्लियर है। हाँ जी, तो अब मुझे क्या स्टडी करना है, इसके पॉइंट में ला कैसे सकता हूँ। देखो मुझे पता है जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो सिंस यहाँ पे पी क्यू इस लाइन एल लेट से इस लाइन एल के परपेंडिकुलर है, तो जो हमें एक रिलेशन पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रिलेशन कहाँ से आया है, वो एंगल बिटवीन द लाइंस वाले फार्मूला से, जो कॉस थीटा इज इक्वल टू करके था ना, वहाँ से आया। तो ये रिलेशन मुझे पता है। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 है क्या, ये इनके डायरेक्शन रेशियोस हैं या डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या है, अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या रिलेशन निकल कर आया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ज़ीरो के इक्वल है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या A1 A2 डायरेक्शन रेशो होते हैं या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए था कि सर ये तो डायरेक्शन रेशोस होते हैं, कोसाइन नहीं होते हैं, ये डायरेक्शन रेशोस होते हैं। और ये A1 B1 C1 है क्या, ये उस परपेंडिकुलर लाइन के, जो लाइन परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशोस है। A2 B2 C2 उस लाइन के डायरेक्शन रेशोस है। तो A1 B1 C1 यानी कि उस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। हाँ जी, तो इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, और क्या आप मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। इस लाइन के तो सबको पता है कि डिनोमिनेटर वाले डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। तो अब मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो इस लाइन की पहले तो हम वेक्टर इक्वेशन देख लेते हैं। पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर के। तो मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 5 i कैप, है ना, प्लस बीटा माइनस 4 j कैप प्लस गामा माइनस 2 k कैप। हो गया। तो ये मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन मिल गई, एंड मुझे पता है इसकी वेक्टर इक्वेशन में ही इसके डायरेक्शन रेशियो छुपे होते हैं, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोस भी हैं, राइट, है ना डायरेक्शन रेशियोस। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोस हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पे इसको मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस निकालने आ गए, यानी कि पी क्यू वेक्टर में ही जो वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी होता है वही डायरेक्शन रेशियो देते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी होती है, जो हमने यहाँ से निकाली थी, राइट। तो और अगर मैं बात करूँ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस मुझे पता है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दूँ, इनके सम को इक्वेट कर दूंगा टू द ज़ीरो। तो लेट अस कंसिडर द इक्वेशन जो भी हमने पीछे देखी थी। तो मतलब मैं 2 से इंटू करूँगा 2 लैम्बडा माइनस का 1, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ चलो। तो मेरा जो पी क्यू वैक्टर निकल कर आ जाएगा वो है अल्फ़ा माइनस 5, यानी कि 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 5, जो हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 6 i कैप प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 4। तो 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 4 हो जाएगा 3 लैम्बडा माइनस का 1, तो 3 लैम्बडा माइनस 1 j कैप प्लस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 2, यानी कि माइनस 1 माइनस लैम्बडा k कैप। तो ये मुझे मिल गए डायरेक्शन रेशियोस, ये मुझे डायरेक्शन रेशियोस मिल गए मेरी लाइन के, परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोस ही हैं ही, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 6 प्लस, देख रहे हो, 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्बडा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्बडा, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। दिस इम्प्लाइज 4 लैम्बडा माइनस 12 प्लस 9 लैम्बडा माइनस 3, और ये तो प्लस 1 प्लस लैम्बडा हो जाएंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 9 13 प्लस 1 इज 14 लैम्बडा माइनस 12 माइनस 3, यानी कि माइनस 15 प्लस 1 माइनस का 14 इज 0। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा मेरा आ गया 1। अब इसको मैं अल्फ़ा बीटा गामा में पुट कर लूँगा, देयर फोर अल्फ़ा कितना था मेरा, 2 लैम्बडा माइनस का 1 था, ठीक है।
तो एक 2 लैम्डा माइनस 1 था, दिस इज़ 3 लैम्डा प्लस 3। तो अल्फ़ा मेरा है 2 लैम्डा माइनस 1, बीटा है 3 लैम्डा प्लस 3 एंड गामा था 1 माइनस लैम्डा, माइनस 1 माइनस लैम्डा। ओके, इट इज़ 1 माइनस लैम्डा, है ना। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 3 6 एंड 1 माइनस 1 0। तो अल्फ़ा बीटा गामा मेरे निकल कर आ गए 160, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, which are the coordinates of the foot of the perpendicular, right। यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे इनका डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, पॉइंट क्या थे मेरे, पॉइंट पी कितना था 542, एक पॉइंट 542, एक पॉइंट ये, तो क्या हो जाता है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, यानी कि -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 16 आपका कितना होता है 24, √24 आपका, √24 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। सिंपल, सिंपल है। पर एक इस क्वेश्चन का एक और पार्ट बचा है जो हम अगले पेज पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन दिस लाइन। तो इमेज हम कैसे फाइंड करते हैं, अब देखो एक मेरा पॉइंट पी था और इसके कोऑर्डिनेट थे 5 4 2, ये परपेंडिकुलर था टू अ लाइन एंड इसके हमने पॉइंट निकाल लिए 160, है ना। पीछे भी हमने निकाले थे, राइट। तो 160 हमने इसके पॉइंट निकाले थे। अब हमें बताना है इस पॉइंट P की इमेज इस लाइन पे। इमेज मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट जो मिरर इमेज होना चाहिए इस पॉइंट P का। लेट से P' उसके वेरिएबल मतलब उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो उसके कोऑर्डिनेट हम XYZ मान लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है, P'। तो यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ, सेक्शन फार्मूला लग रहा है और मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला लग रहा है। अब देखो अगर पॉइंट P का मिरर रिफ्लेक्शन है ये पॉइंट P', तो ऑब्वियसली मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर्स की, कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का एंड डिस्टेंस बनता है इमेज का वो इक्वल होता है। पढ़ रखा है ना आपने ये, पढ़ रखा है ना आपने ये। तो मतलब कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा एंड दैट इम्प्लाइज कि जो पॉइंट Q है वो मिड पॉइंट है इस लाइन PP' का, राइट। एंड मिड पॉइंट के लिए हम सेक्शन फार्मूला अच्छा सा हमें पता ही है, कौन सा सेक्शन फार्मूला पता है हमें, हाँ जी। तो हमें पता है वी नो वेक्टर P प्लस वेक्टर P' अपॉन 2 विल बी इक्वल टू वेक्टर Q'। क्या मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो वेक्टर P' मतलब मैंने एक नाम दे दिया इस वेक्टर को जो है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस P' मैंने इसको बोल दिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर Q यानी कि i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज मेरा क्या आ जाएगा 5 प्लस xi कैप प्लस 4 प्लस yj कैप प्लस 2 प्लस zk कैप, ये है ना, विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 12j कैप। दिस इम्प्लाइज दो वेक्टर इक्वल है, आई कैप वाले कंपोनेंट सेम होंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा 2, दिस इम्प्लाइज एक्स आ गया -3 एंड 4 प्लस वाई आपका हो जाएगा 12, दिस इम्प्लाइज वाई आपका आ गया 8 एंड 2 प्लस जेड आपका हो जाएगा 0 यानी कि जेड आ गया -2। बस सॉल्व हो गया।
Therefore, the coordinates of the mirror image of point P in the given line is P dash, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 8 -2 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि सिंस P and P dash are mirror images of each other, then Q must be midpoint lying in their point of joining। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट के साथ हम अपना ये वाला क्वेश्चन भी एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा एंड आई होप आपका ये सही भी होगा। ठीक है, सही होगा। तो अब हम चलते हैं इस सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि AY से है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है AY से, जो कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो कि है mod x - 1। तो रीजन जो है हमें वो दे रखा है x, y सच दैट mod x - 1 is less than equal to y is less than equal to square root of 5 - x का स्क्वायर। ठीक है, mod x - 1 is less than equal to y and that is less than equal to root over 5 - x स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे पहले मैंने दोनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए। यहाँ पे मुझे पता है mod x - 1 अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता है, और यहाँ पे वी शेप होती है ना मॉड्यूलस फंक्शन की, तो यहाँ पे इसका टिप क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। मतलब अगर ये 1 है तो ये इसकी टिप होने वाली है। तो यहाँ से लेकर पूरा प्लॉट करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, ग्राफ बेसिकली वो देखा जाता है कि हाँ जी बच्चे को पता है ग्राफ कैसा दिखता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा ग्राफ है ये पॉजिटिव की तरफ लाई कर रहा है, तो ये y इज़ इक्वल टू x - 1 का ग्राफ है। वाइल ये वाला ग्राफ है y इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1 का, यानी कि 1 - x का ग्राफ है। अभी मॉड्यूलस की बात हो रही है। अब बात आती है इस फंक्शन की। अब देखो y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - x स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 - x स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और ये इक्वेशन तो हमारे प्यारे सर्कल की है, सर्कल की इक्वेशन है ना, राइट। ये इक्वेशन तो सर्कल की है एंड इसका रेडियस कितना है, आर स्क्वायर दे रखा है हमें 5, यानी कि रेडियस है इसका √5, राइट। एंड √5 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, बता दो बस। तो √5 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 2.5 के, तो हम 2.5 लेके चलेंगे। रेडियस इस सर्कल का 2.5 है। यहाँ से बनाते हैं ना सर्कल, तो लेट कर लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, है ना। मतलब जो मेरा सर्कल है वो कंप्लीट बन रहा होगा ऐसे, राइट। ये मेरा सर्कल है। ये किसकी इक्वेशन बन रही है, y इज़ इक्वल टू √5 - x स्क्वायर की। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच का रीजन बताना है। बीच का रीजन है कौन सा, कैन यू गेस, कौन सा रीजन इन दोनों, ऐसा रीजन बताओ जो बाउंडेड में आ रहा है इन दोनों ग्राफ के। तो वो रीजन साफ साफ हमें दिख रहा है कौन सा है, ये वाला, देख रहे हो, देख रहे हो, ये वाला रीजन इसका बाउंडेड रीजन है जिसका हमें एरिया बताना है। और वो एरिया तो देखो तभी आएगा ना जब हमें ये वाला पॉइंट पता चलेगा क्या है एंड ये वाला पॉइंट पता चलेगा क्या है।
एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट जो है ना, वो इस सर्कल के कर्व के और इस मॉड्यूलस के कर्व के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, ठीक है। मॉड्यूलस के कर्व के एंड इस सर्कल के कर्व के, मॉड्यूलस के कर्व के एंड सर्कल के कर्व के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं? दोनों इक्वेशंस के एक्स कंपोनेंट, मतलब जो एक्स की टर्म में वाई दे रखे हैं, उनको इक्वेट करके। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम? y, देखो हमें y दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर भी, और हमें y मॉड x माइनस 1 भी दे रखा है। तो मतलब दो दो अलग अलग आएंगे ना। तो एक केस हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1 जो है वो मेरा इक्वल है इसके 5 माइनस एक्स स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का x एंड प्लस का 2x ले लेते हैं, चलो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज x इक्वल होगा माइनस के 1 के, या फिर x इक्वल होगा 2 के, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई। माइनस का 1 नेगेटिव की तरफ लाई कर रहा होगा, तो मतलब ये मेरा -1 है और ये 2 है। मिल गया ना, आसान से, ठीक है। तो मतलब हमें अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ -1 से लेकर 2 तक अपने सर्कल को। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम -1 से लेकर 2 तक स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो -1 से 2 मैंने इंटीग्रेट किया सर्कल की इक्वेशन को, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पूरे का पूरा एरिया मिल गया। एंड ऑल्सो मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया बिकॉज मेरा यहीं पे काम हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन ने आसानी कर दी है ना। तो पूरा का पूरा मुझे जो शेडेड रीजन ये मिल गया। अब मुझे से ये अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे ये वाला रीजन इसमें से माइनस करना पड़ेगा एंड ये वाला रीजन माइनस करना पड़ेगा। तो और ये किसके अंडर का रीजन मुझे माइनस करना है? मॉड्यूलस के अंदर का। तो -1 से लेकर 1 तक मैं माइनस करूँगा मॉड्यूलस के नीचे वाले एरिया को। तो -1 से लेकर 1 तक। अब देखो इस तरफ वाला एरिया ये कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का है, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स, इधर भी डी एक्स। और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1 से 2 तक x माइनस 1 डी एक्स को भी। क्यों माइनस करना पड़ा? 1 से 2, और यहाँ पे कौन सा कर्व है? x माइनस 1। तो ये वाला भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, क्या बचा? ये वाला एरिया बचा, है ना। तो ऐसे मैंने इसका रीजन निकाला। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। मैं मेंशन करता हूँ इसका फार्मूला मेंशन करता हूँ। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, देखो इधर भी है इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम -1 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x फ्रॉम 1 to 2, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर है, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। वी नो दैट कि इंटीग्रल फ्रॉम कहीं से भी कहीं, है ना, और अंदर अगर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो चीज़ किसके इक्वल होती है?
वो चीज़ इक्वल होती है x/2 सेम थिंग, यानी कि a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये तो इंडेफिनाइट के लिए, ठीक है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया इसका। नाउ अब मैं प्रोसीड करूँगा। दिस इम्प्लाइज, जो ये हो जाएगा √5 माइनस x², उसको मैं लिख सकता हूँ x/2 √5 माइनस x² प्लस a² की जगह क्या आएगा 5/2 साइन इनवर्स x/a कितना है √5, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक। माइनस में ये चीज़ भी चल रही है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे पहले 1 डालूंगा, फिर -1 डालूंगा। तो 1 अगर मैं डालता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, एंड 1 माइनस का 1/2 कितना होता है 1/2। 1/2 में मुझे माइनस करना है, जब मैं यहाँ पे डालूंगा माइनस का 1 एंड माइनस का 1/2, तो माइनस का 1 माइनस का, ये यहाँ भी -1 डाला, यहाँ भी -1 डाला, ये तो स्क्वायर हो गया 1/2 हो गया, ये -1। तो माइनस का 1 माइनस का 1/2 कितना होता है, माइनस का 2 माइनस 1/2 विच इज़ माइनस का 3/2, है ना। तो माइनस का 3/2 मेरा ही निकल कर आता है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी आई थी 1/2, तो 1/2 में से मैंने माइनस कर दिया माइनस का 3/2, मतलब 1/2 प्लस का 3/2 विच इज़ 4/2 विच इज़ 2, ठीक है। तो ये हो गया 2, एंड 2 में मैं प्लस कर देने वाला हूँ, यहाँ पे 1 से 2 तक है ये। तो पहले 2 डाला तो कितना हो गया 4/2, यानी कि 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, तो 2 डालने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का साइन बाहर है, 1 अगर मैं डालूंगा तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 1/2, बाहर भी माइनस का साइन था तो उसको वो पॉजिटिव करके 1/2 दे रहा है। तो 2 + 1/2 फाइनल आ गया। यहाँ पर अगर मैं लिमिट डालूंगा, सबसे पहले मुझे 2 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 डाला तो 2/2 तो 0 ही हो गया, तो ये वाली पूरी टर्म गई। एंड हाँ जी, इधर 2 डल सकता है, तो 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, एंड मैं माइनस करूँगा, -1 डालता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 1 अगर मैं डालूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4 विच इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x कितना है मेरा -1, तो मतलब कि -1 एज इट इज़ है, प्लस 5/2 साइन इनवर्स -1/√5, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 4 + 1 5/2, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस 1 -5/2 साइन इनवर्स -1/√5 -5/2, राइट। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो 5/2 कॉमन आ रहा है, 5/2 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा साइन इनवर्स 2/√5 प्लस 1 तो नहीं है, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/√5 माइनस का 1 एंड बाहर है प्लस का 1, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो स्पेशली फॉर दिस ईयर एंड वैसे भी अगर मैं बोलूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो बेसिक सी थी साइन वाली कॉस वाली, वो इस साल के लिए डिलीटेड है प्रॉपर्टीज़, है ना। तो यहाँ पे अगर आप साइन की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहो अपनी मर्ज़ी से तो कर सकते हो, पर उसके बिना भी ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हो। बाकी अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं बाकियों को भी अपडेट दे सकूँ, है ना, ताकि आप ही दे देना बाकियों को अपडेट वैसे कमेंट में, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, है ना। तो हमने पूरा सेक्शन सी भी कवर कर लिया है इस क्वेश्चन पेपर का, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन है,
मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सेक्शन डी में मेरे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 है जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 28 में, और करके प्रूव दैट वाला ये भी मैं करवाऊँगा आपको। और एक और केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 29 एंड और करके एक और धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो और करके एक और धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है। धमाकेदार मतलब कि अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो आ जाएगा हमें, है ना। ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।